अपना खुद का घर बनाना हर किसी का सपना होता है कि हमारे पास अपना खुद का घर हो। लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है तो हम बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन होम लोन लेने से पहले हमें होम लोन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम होम लोन के बारे में विस्तृत जानकारी डिस्कस करेंगे, पूरी डीप जानकारी डिस्कस करेंगे। जैसे होम लोन क्या है और ये किस किस को मिल सकता है, होम लोन पर ब्याज कितना लगता है, ईएमआई का क्या सिस्टम रहता है। ब्याज वाले टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि होम लोन है वो 30 साल के लिए होता है। मैक्सिमम 30 साल के लिए आप होम लोन ले सकते हैं। और इतनी लंबी अवधि के लिए जब आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। आपका जितना भी अमाउंट लोन का होता है उससे डबल ट्रिपल आपको ब्याज देना पड़ता है। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे और हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ब्याज है वो कम से कम कैसे रख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कैसे रख सकते हैं, इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, और हम अपना लोन है वो टेन्योर से पहले ही कैसे रीपे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी इसमें समझेंगे। इसके अलावा होम लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अप्लाई हमें कैसे करना है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई करने का प्रोसेस भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमने रखा है होम लोन क्या है और होम लोन है वो कौन कौन ले सकता है, यानी कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होता है। तो होम लोन है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो आप अगर कोई बना बनाया घर लेना चाहते हो, आपने कोई बिल्डिंग देख ली, आपको पसंद आ गई और वो बिल्डिंग आप लेना चाहते हैं, तो उसको होम लोन कहते हैं। जिसमें आप कोई फ्लैट ले सकते हैं, अपार्टमेंट कोई बना हुआ वो ले सकते हैं, कोई बिल्डिंग आप ले सकते हैं, बना बनाया घर लेने के लिए आप ले सकते हैं, उसे होम लोन कहते हैं। और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन लोन। कंस्ट्रक्शन लोन में ऐसे होता है कि आपने कोई प्लॉट है आपके पास, या आपने कोई प्लॉट ले लिया और उस प्लॉट पर आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन ले रहे हैं, प्लॉट पर अपना मनपसंद का घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसे कंस्ट्रक्शन लोन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन लोन और होम लोन में फर्क सिर्फ इतना है कि कंस्ट्रक्शन लोन में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। जैसे जैसे आप अपने भवन का कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे वैसे आपको इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलेगा। और होम लोन में जो अमाउंट है जिससे आप बना बनाया घर ले रहे हैं, जिस डीलर से आप ले रहे हैं, उसके अकाउंट में डायरेक्ट ये अमाउंट है वो मिल जाएगा, एक ही बार में मिल जाएगा। चेक के माध्यम से या बैंक के द्वारा डायरेक्ट क्रेडिट है वो कर दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों में केवल यही फर्क है, दोनों होम लोन की कैटेगरी में आते हैं। एक कंस्ट्रक्शन लोन है और एक होम लोन है। ठीक है, होम लोन किस किस को मिलता है, तो होम लोन सभी को मिल सकता है जिसकी रेगुलर इनकम होनी चाहिए। आपके पास इनकम होनी चाहिए और इनकम का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप होम लोन ले सकते हैं, चाहे आप सैलरीड पर्सन है, चाहे आप गवर्नमेंट इंप्लॉई है। गवर्नमेंट इंप्लॉई को तो बहुत आसानी से लोन मिल जाता है और कम से कम ब्याज में भी होम लोन है वो मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट इंप्लॉई है तब भी आपको होम लोन मिल जाएगा, आपके पास इनकम का सोर्स होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आप होम लोन ले सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इनकम का सोर्स है, इनकम का सोर्स दिखाना है, आपको होम लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास आईटीआर भी होनी चाहिए। आईटीआर की कॉपी भी बैंक मांगते हैं, तो आईटीआर भी आपको साथ में संलग्न करनी होती है। अब बात करते हैं ब्याज के बारे में कि ब्याज कितना लगेगा, ब्याज को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ईएमआई को हमें कैसे रखना चाहिए, इसको हम डिटेल में जानेंगे। और ये जानकारी स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे ताकि पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ सके। हम होम लोन कैलकुलेटर के माध्यम से पूरी जानकारी समझेंगे। तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले अभी दिखाई दे रही है ये होम लोन कैलकुलेटर है और इसमें हम समझ लेते हैं कि होम लोन पर कैसे ब्याज लगता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि होम लोन है वो 20 लाख का ले रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। और इसमें टेन्योर है वो हम 20 साल का मान लेते हैं, मैक्सिमम 30 साल तक भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे 20 साल का ही मान लेंगे कि 20 साल तक हम होम लोन ले सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल है तो आपको कम से कम टेन्योर के लिए होम लोन लेना चाहिए। इसका क्या फायदा होगा वो आगे हम जानेंगे। और जो इंटरेस्ट रेट है वो हम 9.5 का यहाँ पे मान लेते हैं। तो अगर हम 9.5 इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ले रहे हैं तो हमारा जो ब्याज लगेगा 20 लाख होम लोन पर जो ब्याज लगेगा वो बनेगा 24,74,230। टोटल जो हमारे को होम लोन रीपे करना होगा वो होगा 44,74,230 रुपए का। ठीक है, 24 लाख रुपए का हमारा ब्याज लग रहा है, 9.5% इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेते हैं तब। अगर हम इंटरेस्ट रेट किसी भी तरह से कम करवा लेते हैं, इसके कई तरीके कम करवाने के, एक तो आप नेगोशिएशन कर सकते हैं बैंक से, दूसरा तरीका है आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो जब आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट कैटेगरी पे होता है तो बैंक आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ऑफर करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब होम लोन के लिए होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले अपना सिबिल स्कोर चेक कर लीजिए। सिबिल स्कोर अगर आपका अच्छा नहीं है तो पहले अपना सिबिल स्कोर सुधारिए और उसके बाद होम लोन अप्लाई कीजिए, आपको काफी बचत हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा तरीका है होम लोन पे इंटरेस्ट रेट कम करने का, वो ये है कि आपको अलग अलग बैंक में विजिट करके होम लोन का इंटरेस्ट रेट पता करना चाहिए।
सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिस बैंक में आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं उसी बैंक में आपको अप्लाई करना चाहिए। ये जानकारी आप बैंक बाजार से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बैंक बाजार की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। बैंक बाजार की साइट पर जब आप होम लोन पे टिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई बैंकों का होम लोन का इंटरेस्ट रेट और ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एसबीआई में 8.25% पर एनम है अभी के टाइम में, ये चेंज होता रहता है। एचडीएफसी में अभी 8.75% है और यूनियन बैंक में देखिए 8.10% पर एनम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी फर्क आ गया ना, 8.25% है और यहाँ पे 8.75% और यहाँ पे 8.10% है। तो 0.50 का यहाँ पे फर्क है वो आ गया है। और यहाँ पे देखिए 8.50% है पीएनबी हाउसिंग होम लोन में और एलआईसी एचएफएल होम लोन में भी 8.50% है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, काफी यहाँ पे बैंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बैंक में आप फिजिकली विजिट करके कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 8.10 मिल रहा है यूनियन बैंक में, तो यूनियन बैंक में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है 8.10 पे मिल जाता है तो कितना फर्क पड़ता है देख लेते हैं। जैसे अभी हमें 9.5% पे 24,74,230 का इंटरेस्ट लग रहा है। इसे देख लेते हैं हम कंपेयर करके कि कितना हमारा इंटरेस्ट है वो लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24,74,230, ठीक है, 9.5% पे। इसको हम जैसे यूनियन में आपको 8.1 पे मिल रहा था, तो अगर 8.1 पे करते हैं तो देखिए कितना फर्क आ गया, 20,44,837 का। तो सिर्फ इतना काम करने से भी आप अपना कितना रुपए बचा रहे हैं। पहले हमारा लग रहा था 24 लाख और अभी हमारा लग रहा है 20,44,000, तो लगभग आप यहाँ पे 4.5 लाख रुपए की बचत केवल 0.50% ही अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो आपको इतनी बचत हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब होम लोन के अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले इंटरेस्ट नेगोशिएट करना है, अलग अलग बैंकों में जाके पता करना है, ऑनलाइन पता करना है, सिविल स्कोर को सुधारना है, उसके बाद अप्लाई करना है। काफी बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो ये है कि अगर आप टेन्योर कम के लिए लेते हैं, कम से कम समय के लिए होम लोन ले रहे हैं, तो आपका काफी बड़ा अमाउंट है वो बच जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 8.1% पे ले रहे हैं और हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 20,44,837 हमें इंटरेस्ट है वो देना पड़ रहा है, ठीक है। 20,44,837 देना पड़ रहा है। कितने साल के लिए अगर होम लोन लेते हैं तो 20 ईयर के लिए होम लोन लेते हैं तब। तो इस टेन्योर को हम कम करके 10 साल के लिए कर लेते हैं, 20 साल से हम 10 साल के लिए कर लेते हैं। इसमें आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे देखिए आपको केवल यहाँ पे 9,24,559 रुपए का ही ब्याज देना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, पहले आपको जो ब्याज देना पड़ रहा था वो 20 लाख का देना पड़ रहा था और अब जो आपको ब्याज लग रहा है वो लग रहा है 9,24,000 का। 20 लाख और 9 लाख में तो 11 लाख रुपए का फर्क हो रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कम से कम टेन्योर के लिए होम लोन लेना है, आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। होम लोन लेते हैं लॉन्ग टेन्योर के लिए तो हमारा क्या नुकसान होता है, इसको हम स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ये ब्याज की लाइन है। तो पहले आपका ब्याज है वो ज्यादा कटेगा, पहले आपको ब्याज ही भरना पड़ेगा बैंक में और आपका जो मूलधन अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका बहुत कम कटेगा, आप ब्याज ही भरते रहोगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए हमने 20 लाख का होम लोन लिया, ईएमआई हमारी बनी 16,853 रुपए की और जो प्रिंसिपल अमाउंट में से हमारा कम होगा वो होगा केवल 3,353 रुपए, 13,500 रुपए आपका ब्याज लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बैंक ऐसे क्यों करता है, इसके दो कारण है। एक तो ये होता है कि बैंक है वो पहले ही आपसे ब्याज ले लेता है, एनुअल आपको ब्याज रेट लगता है, इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल लगता है, लेकिन जितना अमाउंट आपको बैंक ने दिया है ना 20 लाख रुपए बैंक आपको दे रहा है, तो बैंक अपना 20 लाख पे जितना ब्याज महीने का बनता है, 20 लाख पे एक महीने का जितना ब्याज बनेगा इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग वो पहले ही ले लेगा। 20 लाख का एक महीने का ब्याज है वो 13,500 रुपए बनेगा। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 13,500 रुपए 20 लाख का जो ब्याज है वो पहले ही काट लेगा, पहली ईएमआई पे। जितना अमाउंट आपका बच जाएगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से कम करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा वो 19,96,647 आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा। अब दूसरे महीने जब आप ईएमआई भरेंगे, आपकी ईएमआई वही रहेगी 16,853 रुपए। जब ये ईएमआई आप भरेंगे तो बैंक फिर से आपका जो ये अमाउंट है 19,96,647 रुपए का, इस पे जितना ब्याज बनेगा वो ब्याज पहले काट लेगा, इस पे जितना ब्याज बनेगा इंटरेस्ट रेट के अनुसार एक महीने का
वो 13,477 रुपए बनेगा, वो काट लेगा। और जितना आपका ब्याज काटने के बाद जो पैसे बचते हैं वो पैसे आपके मूलधन में से कम कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले बैंक है वो ब्याज काटता रहता है। ये आपको सबसे ज्यादा नुकसान होता है लंबे समय के लिए अगर आप होम लोन लेते हैं तो। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए लंबे टाइम के लिए हम होम लोन लेते हैं तो लगभग मान के चलिए आप यहां पे 12 साल तक तो ब्याज ज्यादा देते रहेंगे और आपका मूलधन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बैंक है वो ऐसा क्यों करता है, आपसे पहले ब्याज ही लेता रहता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये कि बैंक ने आपको पैसे दे रखे हैं, उसका महीने का महीना ब्याज वो पहले ही ले लेता है। और दूसरा कारण ये है कि बैंक को लोन डिफॉल्ट ना हो जाए इस चीज का डर है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होने के बाद बैंक को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो बैंक अपना जो अमाउंट है वो पहले ही कवर कर लेता है। इसका जो लॉस है वो ऋणी को ही होता है, बैंक को लॉस नहीं होता है। अगर आपने 20 साल के लिए होम लोन ले रखा है और आपने 10 साल के लिए ही होम लोन भर दिया और उसके बाद डिफॉल्ट भी हो गया किसी कारण से, अगर ऋणी की मृत्यु हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और कारण होता है, अगर डिफॉल्ट भी हो जाता है तब भी बैंक का नुकसान नहीं होता। बैंक कभी भी नुकसान में नहीं रहते हैं। बैंक क्यों नहीं रहते हैं नुकसान में? क्योंकि अगर ऋणी ने 10 साल में होम लोन भर दिया तो 10 साल यानी कि उसने टोटल 120 ईएमआई भर दी है। एक साल में 12 ईएमआई, 120 ईएमआई भर दी है। तो 120 ईएमआई अगर भरने के बाद भी डिफॉल्ट करता है, यहां तक भरने के बाद भी डिफॉल्ट करता है, तो ईएमआई है वो है हमारी 16,853 रुपए की। इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 16,853 रुपए की ईएमआई है और कितनी भर दी है? 120 ईएमआई, यानी कि 10 साल तक भर दिया। 20 साल का टोटल लोन था, 10 साल तक भर दिया। 120 साल भरने के बाद भी देखिए बैंक ने अपने 20,22,360 रुपए हैं वो कवर कर लिया है, रिकवर हो गए हैं उनके। अब उसका रह गया ब्याज, तो ये उसने पहले ही कर लिया। लेकिन देखिए यहां पे 120 ईएमआई भरने के बाद भी आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो 13,83,059 रुपए का लोन है, वो आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा है, बकाया लोन पड़ा है। तो अगर यहां पे ऋणी अपना लोन डिफॉल्ट भी कर देता है तो उस पे बैंक में जो भी बैंक है वो कोर्ट केस वगैरह करेगा, जो भी उनका प्रोसेस है वो करेगा और जो डिसीजन आएगा उस पे बैंक ये तो करेगा ना कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग अगर हमें ब्याज नहीं देना है तो हमारा जो मूलधन अमाउंट हमने दिया है, जो पेंडिंग पड़ा है, वो तो हमारे को देना चाहिए। अगर आप सेटलमेंट भी करते हो तो वहां पे भी बैंक अगर आपसे जो रिमेनिंग अमाउंट है ब्याज अगर छोड़ भी देता है, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी लेता है, तब भी प्रॉफिट में रहता है। तो अगर सेटलमेंट भी करता है ऋणी तो यहां पे भी उनको नुकसान होता है, उनका सिबिल स्कोर डाउन चला जाएगा, वो डिफॉल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका नुकसान होता है। बैंक अपना अमाउंट है वो रिकवर कर ही लेता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान से समझ लेना है। अच्छा, इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक हम ऐसे कर सकते हैं, कम टेन्योर के लिए होम लोन लेकर के। अगर हम होम लोन है वो 10 साल के लिए या 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए लेते हैं तो देखिए ये ग्राफ है वो सही हो गया। आपका जो स्टार्टिंग में ही यहां पे 1-1.5 साल के बाद ही आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा और इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आप कम टेन्योर के लिए होम लोन नहीं भी ले पाते हो तो आपको एक काम करना है, आप 1 साल में 12 ईएमआई पे कर रहे हैं बैंक में, तो आपको वहां पे एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर देनी है। ठीक है, ईएमआई का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो ईएमआई यहां पे जा रही है वो 24,371 रुपए की जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24,371 रुपए पे करने हैं। आप इसमें ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं 50,000 रुपए, लाख रुपए हैं, तो आप लाख रुपए भी पे कर दीजिए। तो आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे ना, वो अमाउंट आपका सीधा प्रिंसिपल वाले अमाउंट में से कम हो जाएगा। देखिए यहां पे हमारा जो अमाउंट है वो 18 लाख है। 1 साल में हमने 24,000 रुपए हर महीने भरा, फिर भी हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 18,76,297 रह गया। यानी कि 1 साल में लगभग यहाँ पे 1.25 लाख रुपए का अमाउंट ही कम हुआ है। और अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए और कम कर देते हैं तो सीधा सीधा अमाउंट आपका 1 लाख और कम हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका 18 लाख है वो यहाँ पे आपका रह जाएगा 17 लाख। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा आपका सीधा 17 लाख पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 18 लाख से सीधा आप आ जाओगे यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगेगा फिर। तो ये ऐसे बेनिफिट होता है। हर साल अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जमा कर देते हैं तो आपको इस तरह से बेनिफिट होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट हम कैसे जमा करें ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है और जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपका एक लोन अकाउंट बनता है।
तो आप अपने लोन अकाउंट में पैसे कभी भी जमा कर सकते हैं। आपके पास जब पैसे होंगे आप बैंक में जाकर के आप अपने लोन अमाउंट में पैसा डाल सकते हैं। जब आप लोन अकाउंट में पैसे डाल देंगे तो आपका जो बैलेंस है, जो प्रिंसिपल बैलेंस है, जो मूलधन है, उसमें से पैसे कम हो जाएंगे, और उसमें से कम हो जाएंगे तो ब्याज भी आपको कम लगेगा। आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं, योनो के माध्यम से भी पैसे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हर साल कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करते हैं अपने लोन अकाउंट में, तो इस प्रकार से आप अपना जो होम लोन है वो टेन्योर से पहले ही रीपे कर सकते हैं। पहले ही अपना लोन है वो रीपे कर सकते हैं, आपका लोन है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है होम लोन टेन्योर टाइम से पहले ही रीपे करने का। इसके बाद कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि हमारा जो होम लोन का टेन्योर है वो 20 साल का है, तो हम क्या दिक्कत है इसमें, 20 साल हम ईएमआई दे रहे हैं और 20 साल में हमारा होम लोन है वो रीपे हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत क्या है। ऐसा नहीं होता है। आपका जो लोन का टेन्योर 20 साल का है तो ये बढ़ करके 25 साल तक हो जाता है। तो कैसे आपका 20 साल का लोन है वो 25 साल तक भरना पड़ता है, इससे भी ज्यादा भी भरना पड़ सकता है। कैसे भरना पड़ता है, क्योंकि जब आप होम लोन लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन मिलता है। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई की रेपो रेट के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। आरबीआई की रेपो रेट अगर बढ़ जाती है भविष्य में तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा देगा और आपकी ईएमआई है वो बढ़ जाती है। बैंक आपकी ईएमआई ना बढ़ा करके आपके टेन्योर को बढ़ा देता है। आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया है तो टेन्योर बढ़ा करके 25 साल तक कर देगा, ताकि आपकी ईएमआई वही रहे और आपका टेन्योर है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपका जो लोन 20 साल का लिया हुआ है तब भी आपको 25 साल तक भरना पड़ सकता है अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रखा है। क्योंकि बैंक भी तो लोन लेता है ना आरबीआई से। इसे एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आरबीआई से बैंक ने लोन लिया 6% इंटरेस्ट रेट पर, 6.25% या इस इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया, और 10 साल के बाद आरबीआई ने अपनी रेपो रेट बढ़ा करके 6.25 से 7% कर दिया या 7.5% तक कर दिया। तो अगर आरबीआई के रेपो रेट के कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आपका जो टेन्योर है वो बढ़ा देता है बैंक और आपको लंबे टाइम तक होम लोन रीपे करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है होम लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी होगी तो आप होम लोन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। केवाईसी के डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका रेजिडेंट प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। रेजिडेंट के प्रूफ में आप वोटर कार्ड लगा सकती हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो लगा सकती हैं। इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगती है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसकी जमाबंदी, उसकी रजिस्ट्री वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो सेलर के डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस बैंक में आप लोन ले रहे हैं उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। इनकम का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप होम लोन ले रहे हैं तो बैंक आपसे आईटीआर जरूर मांगेगा, तो आईटीआर भी आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए और आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए पहले, तब भी बैंक आपको लोन देगा। लोन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं एसबीआई की वेबसाइट पे। अभी जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको जाना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ से आप सारी डिटेल वगैरह जानने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योनो एसबीआई मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में विजिट करके भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बैंक में जाकर के मैनुअली आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। वहां पे पहले नेगोशिएशन करना चाहिए, आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह के बारे में जानना चाहिए, इंटरेस्ट रेट को कम से कम करवाना चाहिए। अलग अलग बैंकों में विजिट करके पहले आपको इंटरेस्ट रेट कहां पे कम मिल रहा है उस बैंक में आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। होम लोन की अगर जानकारी आपके पास होती है और सूझबूझ के साथ होम लोन लेते हैं तो ये एक प्रॉफिट वाला सौदा हो सकता है। तो ये थी जानकारी होम लोन के बारे में। मैंने यहाँ पे सिंपल भाषा में सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज आप पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।